सेव हुआ था ना उस ओपन में आएगा नहीं, ओपन ही तो किए। चलिए फिर से एक बार ये हम लोग दोहरा लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। स्टार्ट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंड रिफॉर्म पढ़ रहे हैं कि भूमि सुधार पढ़ रहे हैं? हाँ, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, क्या इसका तात्पर्य भूमि का न्यायपूर्ण वितरण, ताकि भूमि का अधिकतम उपयुक्ततम उपयोग हो सके और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो सके, जमीन की उत्पादकता भी बढ़े और जमीन पर घटित होने वाली शोषणकारी क्रियाओं पर भी लगाम लगे। ठीक, ये भूमि सुधार का ये आशय हुआ। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या? वही उत्पादकता बढ़ाना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, भूमि का न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है, ग्रामीण विकास, कृषि विकास। इसके लिए दो तरह के उपाय किए गए हैं हमारे देश में, संवैधानिक कानूनी और दूसरा व्यवहारिक उपाय। संवैधानिक कानूनी उपाय के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक न्याय और समानता जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार में शामिल संपत्ति के अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39B के तहत प्राकृतिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने का निर्देश राज्यों को दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी उन्मूलन किया गया। नवी अनुसूची का प्रावधान भी किया गया ताकि उसमें शामिल होने के बाद उसके न्यायिक समीक्षा का स्कोप न रहे। नवी अनुसूची का यह था कंसेप्ट। राज्यों द्वारा 280 से अधिक कानून बनाए गए भूमि सुधार से संबंधित और उन्हें नवी अनुसूची में डाल दिया गया। यह था क्या? संवैधानिक कानूनी उपाय। दूसरा व्यवहारिक उपाय। व्यवहारिक उपाय के तहत 3 पहलू हैं। कौन कौन? मध्यस्थों का उन्मूलन, ओहो, व्यवहारिक उपाय के तहत मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि का पुनर्संगठन। मध्यस्थों का उन्मूलन, बिचौलियों का उन्मूलन हम लोग पढ़ लिए। इसके लिए जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। मध्यस्थों का उन्मूलन भी हुआ। लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को जमीन मिल गया जो जमीन वे लोग जोतते थे। ठीक है, लेकिन इसकी सीमाएं भी रही। जमींदार सिर से हटे। कई जगह पर बिचौलियों की लंबी श्रृंखला या थोड़ी कम श्रृंखला बनी ही रही है। ठीक, काश्तकारी सुधार के तहत लगान का नियमन, मतलब भूस्वामियों द्वारा जमीन जोतने वाले से लिए जाने वाले लगान को कंट्रोल करना। हमारे देश में ऊंचे लगान वसूले जाते थे, आज भी वसूले जाते हैं।
एक उचित है 1/4 से 1/5, लेकिन 50% से 60% तक वसूले जाते हैं। इसके लिए कानून बनाए गए, लेकिन व्यवहार में सफल नहीं रहा। आज भी वसूले जाते हैं। इसका कारण क्या है? जनसंख्या अधिक होना और काश्तकारों की आर्थिक कमजोरी। आर्थिक रूप से काश्तकार सशक्त नहीं होते हैं, तो जितना ही मिले उतना ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं समझे? कहाँ जाएंगे? आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगे तभी तो कर सकते, नहीं वो नहीं करेंगे, हम बैठे ही रहेंगे। नहीं ऐसे क्या कहते हैं, इस शर्त पर नहीं करेंगे। समझ आई बात? अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो कोई कहेगा जहां मिलना चाहिए आपको 500 रुपये मजदूरी प्रतिदिन, आप कहेगा 100 रुपया देंगे, तो क्या कहिएगा? नहीं करेंगे। और नहीं रहेगा, सशक्त रहिएगा तो 50 रुपया देगा तो भी जो मिल रहा है ना, यही काश्तकारों के साथ हुआ। क्लियर है? उसके बाद क्या है? काश्तकारी में स्थायित्व, इसके लिए भी कानून बनाए गए। सोचा गया काश्तकारों को स्थायी बना दिया जाए, लेकिन यह भी सफल नहीं रहा। क्यों? क्या? हाँ ठीक बोले, आगे बढ़े। ओहो, काश्तकारों को स्थायित्व देने के लिए क्या किया गया? कानून बनाए गए। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनाए गए, लेकिन 3 बातें सभी में समान थी। क्या? बेदखल नहीं किया जाएगा, अस्थायी रूप से रहेगा काश्तकार। बेदखली अगर की जाती है तो कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। बेदखली का आधार खुद काश्त होना चाहिए, जमीन का स्वामी खुद जोते, इस आधार पर वो बेदखल कर सकता है। लेकिन बेदखल अगर करता है तो एक भाग दे दिया जाए, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं मिल सका, क्योंकि खुद काश्त की परिभाषा जटिल रखी गई और काश्तकारों ने स्वैच्छिक समर्पण, वॉलेंट्री सरेंडर, स्वैच्छिक रूप से भूस्वामियों को सौंप दिया। और लैंड रिकॉर्ड की भी कमजोरी थी, पर्याप्त नहीं। काश्तकारों के भूस्वामित्व पर भी विचार किया गया, इसके लिए भी कानून बनाया गया। ठीक है, सोचा गया कि 12 वर्ष से अधिक समय तक, लंबे समय तक जो खेत को जोत रहा है उसी को भूस्वामी बना दिया जाए। इसके लिए प्रयास भी किए गए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनाए गए। सबसे ज्यादा सफल वेस्ट बंगाल में रहा। ऑपरेशन बरगा के द्वारा कई काश्तकारों को भूस्वामित्व दिया गया। ठीक है, लेकिन 1992 तक जो डाटा है हमारे पास, 4% भाग पर ही काश्तकारों को भूस्वामित्व तो मिल पाया कृषिगत भूमि का, कुल कृषिगत भूमि का। इसमें भी 97% भाग केवल 7 राज्यों में। कारण क्या? ये भूस्वामित्व देने का प्रयास जो था वह भी काफी सफल नहीं रहा। ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? भूस्वामियों का दबाव, जिसके प्रभाव में आकर काश्तकारों ने भूस्वामित्व प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखाई। उसे लगा प्राप्त करने में जो जोखिम है उससे बढ़िया है ऐसे ही रह जाए। हो सकता है जान भी चला जाए, जमीन की फेर में जान चला जाए। तो जान है तो जहान है। ठीक है, जान है तो जहान है। तो यही सोचकर उन्होंने भूस्वामित्व प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखाई। किसने रुचि नहीं दिखाई? ये क्या था? भू सुधार का कौन सा पहलू? काश्तकारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म। तीसरा पहलू क्या है? भूमि का पुनर्संगठन। चलते हैं इस पर, तो इसी पर देखो आ रहे हैं ना हम लोग। फिर ये कौन सा आ गया है? भूमि का पुनर्संगठन पर बात करेंगे हम लोग।
भूमि का पुनर्संगठन पर एक तो ये हुआ, छोटे छोटे खेतों की समस्या, सबसे पहले ये जब हम लिखवाएंगे आपको तो सबसे पहले बात करेंगे छोटे छोटे खेत जो हैं उसका आंकड़ा देंगे। जैसे एक बार यूपीएससी मेंस में पूछा गया कि भारत में खेतों का औसत आकार न केवल छोटा है बल्कि निरंतर छोटा होते जा रहा है। नहीं समझी? औसत आकार छोटा तो है ही और निरंतर और छोटा होते जा रहा है। जैसे आपको लिखवाएंगे, अभी सुनिए केवल 70-71 में 2.28 हेक्टेयर था औसत आकार खेतों का। कितना? 2.28 हेक्टेयर। 95-96 में 1.41 हो गया, 2005-06 में 1.23 और 2010-11 ये समाज आर्थिक जनगणना जो हुआ था उसमें आया 1.15 हेक्टेयर और 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर। तो कितना था शुरू में? 2.28 आ गया क्या 15-16 में? 1.08। तो सही कहा गया, भारत में खेतों का औसत आकार न केवल छोटा है बल्कि निरंतर छोटा हो जा रहा है। तो निरंतर छोटा होते जा रहा है, इस पहलू पर बात करेंगे। एक तो निरंतर छोटा होते जा रहा है। अब लिखना नहीं है, लिखना है तो डायग्राम में ही लिख लीजिए। छोटा होते जा रहा है कैसे? 70-71 में कितना बताए? 2.28 हेक्टेयर औसत आकार खेतों का औसत आकार। 15-16 में कितना हो गया? 2015-16 में, यह 1970 की बात है, 1.08। निरंतर छोटा होते जा रहा है। निरंतर छोटा क्यों होते जा रहा है बताए थे? विभाजन, क्या अंग्रेजी में सब डिवीजन, अंग्रेजी में, और अपखंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है? अब यहां से पढ़ने के बाद आज ही जाके, आज या कल, ठीक है, 2-3 बार सुन लीजिएगा वीडियो, उसके बाद लैंड रिफॉर्म पर पक्का हो जाएगा। 2-3 बार लेक्चर सुन लीजिएगा, लैंड रिफॉर्म पक्का ये हो जाएगा, आपका नॉलेज पूरा हो जाएगा, फिर भूलिएगा नहीं। तो उपविभाजन और अपखंडन बताए थे। जमीन का टुकड़ों में बट जाना क्या है? उपविभाजन। और भूस्वामित्व का बिखर जाना ये क्या है? अपखंडन। नहीं बताए थे क्या? ऐसे बताए थे ना। A B C D E F, बीच में रोड, रोड के इस पार A B C D E F। तो दोनों जगह क्या हुआ? पहले उपविभाजन हुआ, उपविभाजन के बाद क्या हुआ? डी को यहां भी मिला और यहां भी, तो भूस्वामित्व तो क्या हो गया? खंडित हो गया। इसको क्या कहा गया? फ्रेगमेंटेशन, अपखंडन। उपखंडन पहली बार जो हुआ। क्लियर है? तो इसी के कारण खेतों का छोटा आकार है। खेतों का छोटा आकार होने से क्या हो रहा है? उपज कम हो रही है। तो उपविभाजन और उपखंडन क्यों हो रहा है भाई? बताए थे क्या? कारण, क्या कारण? जनसंख्या और संयुक्त परिवार का विघटन और किसानों की ऋण ग्रस्तता। संयुक्त परिवार का विघटन और किसानों की ऋणग्रस्तता।
इसका प्रभाव क्या होता है उपखंडन का? छिपी बेरोजगारी, क्या? भूमि की बर्बादी, और भूमि विवाद होता है। तो इस समस्या का समाधान क्या? चकबंदी और सहकारी कृषि और लीजिंग। चकबंदी, कंसोलिडेशन, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। चकबंदी क्या है? स्वामित्व में बदलाव लाते हुए खंडित भूखंडों को बड़े भूखंड में बदलना। इसमें स्वामित्व में बदलाव लाए बगैर छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदलना। इसमें अनुबंध, स्वामित्व में बदलाव लाए बगैर अनुबंध के आधार पर किसी को खेती के लिए जमीन को सौंपना। हाँ, उससे अनुबंध है कितने समय का, उस आधार पर। हाँ, वो तो बटैया कहते हैं उसको, हस्तकारी। लिखित अनुबंध होता है, लिखित अनुबंध कितने दिनों का? हाँ, तो वो तो सब आपसी समझदारी पे है, कितने साल के लिए आप दे रहे लीज पर। लीज थोड़ा लंबा समय के लिए होता है। ठीक है, चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग, इस पर हम लोग बात करेंगे। आज भूमि का पुनर्संगठन में क्या है वो बात मत करो। भूमि का पुनर्संगठन में क्या है? छोटे छोटे खेतों की समस्या से निपटना। और दूसरा क्या पहलू है, याद है? निर्धनों में भूमि का वितरण। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। ये क्या है? चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग क्या है? छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान है। लिखिए, भूमि का पुनर्संगठन, हेडिंग बना दीजिए। उसके बाद लिखिए छोटे खेतों की समस्या। कुछ महत्वपूर्ण पहलू। कुछ महत्वपूर्ण पहलू। पहला, भारत में खेतों का औसत आकार न केवल छोटा है, क्वेश्चन जो आया यूपीएससी में उसी को लिखवा देना, न केवल छोटा है बल्कि यह निरंतर छोटा होता जा रहा है। उन्नीस सौ 71 में खेतों का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर था।
1995-96 में यह घटकर 1.41 हेक्टेयर हो गया। 1.41 हेक्टेयर हो गया। दो 2005-06 में यह आंकड़ा 1.23 हेक्टेयर पर आ गया। टू 3 हेक्टेयर पर आ गया। 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर, 1.15 हेक्टेयर, जबकि 2015-16 में यह घटकर 1.08 हेक्टेयर पर आ गया। लाइव हो रहा है। हो रहा है, हाँ कंटिन्यू है। हाँ 1.08 हेक्टेयर पर आ गया, लिख लेना, ब्रैकेट में लिखिएगा। जबकि वैश्विक औसत 3.7 हेक्टेयर है। थ्री 3.7 हेक्टेयर है। पहला चेंज, भारत के सीमांत और लघु खेतों में में 44.58%। भाग पाया जाता है। फोर्टी 44.58% भाग पाया जाता है। पहला चेंज नहीं समझे? हाँ, भारत में सीमांत और लघु खेतों की कुल संख्या 85% का योगदान करते हैं। यानी छोटे खेत संख्या में अधिक है, लेकिन जमीन उनके पास। क्लियर है? अब ये छोटा छोटा खेत का कारण क्या है?
ठीक है। दूसरा लिखिएगा, ये छोटे खेतों की समस्या पर ही बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पहला तो ये हो गया कि औसत आकार छोटा है और निरंतर छोटा होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे उपविभाजन और अपखंडन पर। उपविभाजन और अपखंडन याद था ना इसे? उपविभाजन एवं अपखंडन। भूमि के उपविभाजन एवं अपखंडन, ये उसी का पार्ट है। समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं हम, समझ आई बात? क्या समस्या? छोटे छोटे, उसके बाद समाधान पर आएंगे हम, उसके बाद समाधान पर आएंगे। भूमि के का उपविभाजन एवं अपखंडन, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन। जब कृषि भूमि के टुकड़े हो जाते हैं, जब कृषि भूमि के टुकड़े हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को भूमि का उपविभाजन कहा जाता है। जबकि भूमि के अपखंडन में किसी एक व्यक्ति का कुल भूस्वामित्व अलग अलग स्थानों पर बिखर जाता है। अलग अलग स्थानों पर बिखर जाता है। भारत में पैराचेंज दोनों प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं। दोनों प्रकार की समस्याएं दिखाई देती है, जिनके मुख्य कारण हैं पहला, जनसंख्या का दबाव। दूसरा, संयुक्त परिवारों का विघटन। तीसरा, किसानों की ऋणग्रस्तता। ये सब समझा चुके हैं ना? पैराचेंज, उपविभाजन और अपखंडन का परिणाम कई रूपों में सामने आता है।
जैसे छिपी बेरोजगारी, और अपखंडन होगा तो कम से कम आड़ में ही तो बहुत जगह जो जमीन चला जाएगा। आड़ जो बनता है नहीं चला जाता है, आ जाए आड़। भूमि की बर्बादी, और भूमि सीमा विवाद, तुम्हारा यहां तक है, तुम्हारा वहां तक है, और हमारा नेचर तो है दुर्योधन के जमाने से, सुच्यग्रंग नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, सुई के नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के देंगे ही नहीं। ये दुर्योधन की आत्मा सभी लोगों में समाई हुई है, आज तक हम लोग देते हैं, एक इंच छोड़ते हैं, उसे कितना गोलीबारी है, एक आंकड़ा है कि अभी सबसे ज्यादा हत्या भूमि विवाद के कारण हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आदर्श तो मानते युधिष्ठिर को, कृष्ण को, लेकिन भूल जाते हैं प्रवृत्ति व्यवहार में किसको, दुर्योधन को उतारते हैं। ठीक है, तो लिख है भूमि सीमा विवाद, समाधान लिख आओ, पैराचेंज। इस तरह उपविभाजन और उपखंडन हाँ एक और लिखिए, क्या 3 लिखे ना, क्या क्या लिखे, भूमि की बर्बादी, भूमि विवाद, बेरोजगारी, और ये भी लिखिए उत्पादकता कम होना, उत्पादकता कम होना, उसी में लिख लिया, और लिख लिया भूमि प्रबंधन, भूमि प्रबंधन संबंधी कठिनाइयां। कुछ जमीन वहां रहेगा, कुछ जमीन वहां रहेगा, तो दिक्कत तो होगी। भूमि प्रबंधन संबंधी कठिनाइयां, समाधान, किसका समाधान? ये अभी जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे खेतों की समस्या का विश्लेषण कर रहे थे। क्या विश्लेषण किया मैंने कि भारत में खेतों का औसत आकार तो छोटा है ही और निरंतर छोटा होता जा रहा है। इसका कारण है उपविभाजन और अपखंडन। उपविभाजन और अपखंडन का भी कारण है जनसंख्या का दबाव, संयुक्त परिवार का विघटन, किसानों की ऋणग्रस्तता, किसान बेच देता है जमीन अपना, ठीक है, पारिवारिक या सामाजिक या आर्थिक उलझन में। इसके कारण और समस्या क्या होता है? भूमि बर्बादी, भूमि विवाद और उत्पादकता कम होना। क्या? उत्पादकता कम होना, भूमि का प्रबंधन, भूमि प्रबंधन संबंधी समस्या। ये तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या? चकबंदी, हदबंदी और हदबंदी भी, सहकारी कृषि और लीजिंग। हदबंदी तो वहां निर्धनों की भूमि वितरण है, चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग। ठीक है, लिखिए समाधान। भारत में छोटे खेतों की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित 3 तरह के समाधान कोई कह रहा है सुदर्शन कुमार,
पेन का कलर चेंज कर दीजिए, रेड या व्हाइट। क्या नहीं दिख रहा है? सब अलग अलग समाधान दे रहे हैं भाई। ठीक है, एक बार देखते हैं। कौन सा कर दे? व्हाइट। तो बैकग्राउंड हो गया है। कौन सा? व्हाइट। इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत होगी। अच्छा चलिए, बोल भी तो रहे हैं, बोल भी तो रहे हैं, बोल भी तो रहे, उसके बाद सुनिए, देखिए ही नहीं, सुनिए भी। सुनने पर तो आराम से लिखा जाएगा। कंसंट्रेट होकर अगर कोई लगातार देखेगा, किसी को भी क्लास में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, क्या लिखा है? समाधान प्रस्तावित किए गए। पहला चकबंदी, दूसरा सहकारी कृषि, तीसरा लीजिंग। अब चलते चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग पर बात करते हैं। चकबंदी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। देखिए, चकबंदी की प्रक्रिया में भू स्वामित्व में बदलाव करते हुए छोटे खेतों को बड़े खेत में बदला जाता है। क्या? स्वामित्व में बदलाव करते हुए खंडित भूमि को बड़े भूखंड में बदला जाता है। किसमें? चकबंदी में। क्या कोई बताइए चकबंदी मतलब? सोनू बताओ। सोनू, अरे सबसे नहीं पूछ रहे, जिससे पूछे वही बताइए। सोनू बताओ। क्या भू स्वामित्व? क्या कोई बताइएगा? मीनाक्षी बताइए। वाह शाबाश, और पैसे से पढ़ रही है। लड़कियां ऐसे भी तेज होती है। चलिए, छोटे खेतों, खंडित भूमि को बड़े भूखंड में बदला जाता है। छोटे खेतों को बड़े खेत में स्वामित्व में बदलाव करते हुए। देखिए, भारत में पैराचेंज, भारत में चकबंदी
अधिक सफल नहीं रही। सफल रही कुछ हद तक, लेकिन अधिक सफल नहीं रही। यह पंजाब, हरियाणा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से सफल रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में सफल, मतलब यहां भी बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन किया जाए तो यहां कुछ हद तक, काफी हद तक सफल रहा। ठीक है, लेकिन चकबंदी जब किया गया तब किया गया। अब इन राज्यों में भी फिर से चकबंदी की जरूरत महसूस की जा रही। नहीं समझे? परिवार बढ़ता गया ना, तो सब डिवीजन, फ्रैगमेंटेशन होता गया। अब फिर से पुनर्चकबंदी। लिखिए, हालांकि वर्तमान में इन राज्यों में भी पुनर्चकबंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब चकबंदी विफल रहा, क्यों? जमीन के मूल्य निर्धारण की समस्या और खेतों का छोटा आकार और भूस्वामित्व खोने का डर। भूस्वामित्व तो इसमें बदलाव लाना ही था। भूस्वामित्व में इसमें था कि काश्तकारों को बेदखली का डर सवाल है। नहीं समझे? काश्तकारों को बेदखली का डर सताने लगा। मेन तो दिक्कत किसको होती है? जमीन वाली तो चकबंदी कर लेते हैं, दिक्कत किसको? समझ में आ रही बात? रोड के इस पार, यही नहीं था? रोड के ए बी सी डी, ये है। तो यहां काश्तकार जो है, अदला बदली किया तो काश्तकारों को हो सकता है कि बेदखली का डर हो। दूसरा काश्तकार यहां ले, बी यहां चला, ए वहां चला गया, तो काश्तकार भी हो सकता है बदल ले। नहीं समझे? तो तीन कारण से, कौन कौन? एक तो मूल्य निर्धारण की समस्या, दूसरा काश्तकारों को बेदखली का डर, और जमीन का छोटा छोटा आकार। कितना इकट्ठा कीजिएगा? नहीं समझे? बड़ा बड़ा रहता है तो एक जगह कर ले, छोटा 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 छोटा। देखिए, लिखे, भारत में चकबंदी के विफल होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। आगे लिखिए, भारत में चकबंदी के विफल होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। पहला, भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या। दूसरा, कृषि जोतों का छोटा आकार। तीसरा, काश्तकारों की बेदखली का डर। काश्तकारों की बेदखली का डर। सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग।
इसमें क्या है, स्वामित्व में बदलाव के बगैर छोटे भूखंड को बड़े भूखंड में बदलने के लिए किसानों द्वारा मिलकर खेती करना। क्या है, देखिए, सहकारी कृषि में स्वामित्व को बदले बिना किसान मिलकर खेती करते हैं। इस क्रम में वे अपने खेतों को आपस में मिला देते हैं। इस क्रम में वे अपने खेतों को आपस में मिला देते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित राज्य के सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत एक समिति का पंजीकरण अधिनियम के तहत एक समिति का पंजीकरण करना पड़ता है। इस प्रकार, पहला चेंज करके लिखिए, इस प्रकार सहकारी कृषि से न केवल खंडित भूखंड को बड़े भूखंड में बदला जा सकता है, और क्या हो गया, किसान मिल गए, संगठित हो गए। इस संगठित होने का आधार भी एक पंजीकरण हो गया ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती की जाती है वो असंगठित रूप से, इसमें क्या हो गया, संगठित हो गया, तो इसका एक अलग लाभ मिलेगा। देखिए, बल्कि इससे कृषि कार्य संगठित हो जाता है। कृषि कार्य संगठित हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि का अधिकांश भाग असंगठित है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग असंगठित है। सहकारी कृषि पर एक चैप्टर ही पढ़ा चुके ना, हर एक तरह से डायग्राम भी बनाए थे, तो यहां हम संक्षेप में सहकारी कृषि को समेटेंगे। पहला चेंज, भारत में सहकारी कृषि सफल नहीं रही है।
केवल 2% किसान ही सहकारी कृषि से जुड़ पाए हैं। जुड़ पाए हैं। इसकी विफलता के निम्नलिखित कारण। पहला व्यावहारिक समस्याएं। जैसे लाभ और मजदूरी का निर्धारण। लाभ और मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। शिक्षा का अभाव। जागरूकता का अभाव। पंजीकरण में अनावश्यक देरी। प्रशिक्षित कर्मियों की कमी। प्रशिक्षित कर्मी, स्टाफ। प्रशिक्षित कर्मियों की कमी। गैर कार्यकारी नेतृत्व का अभाव। गैर कार्यकारी, नॉन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। गैर कार्यकारी नेतृत्व, नॉन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का अभाव। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप हुआ प्रशासनिक, क्या प्रशासनिक अधिकारी, और नॉन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कोई सोशल एक्टिविस्ट आए। ठीक है, तो जब ही प्रशासनिक अधिकारी जुड़ेंगे तो थोड़ी जटिलताएं होती है। सोशल एक्टिविस्ट जुड़ेंगे तो कम जटिलताएं होंगी। समझ आ रही बात है? तो ये क्या हो गया, अभी क्या पढ़ रहे थे, सहकारी कृषि। ठीक है, क्या चल रहा है, भूमि का पुनर्संगठन, जिसमें छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान कर रहे हैं हम लोग। एक समाधान क्या है, चकबंदी। दूसरा समाधान क्या है, सहकारी कृषि। तीसरा समाधान लीजिंग। चले लीजिंग। चकबंदी को कंसोलिडेशन, सहकारी कृषि को कोऑपरेटिव फार्मिंग, लीजिंग को लीजिंग ही रहने दीजिए। लीजिंग की प्रक्रिया में शुरुआत कीजिए। लीजिंग की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए लीज संबंधी अनुबंध करके
एक निश्चित प्रतिफल के आधार पर एक निश्चित समय के लिए हस्तांतरित कर सकता है। पहला चेंज, हाल ही में नीति आयोग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि भारत में छोटे खेतों की समस्या से निपटने तथा सरकारी योजनाओं को वास्तविक काश्तकार तक पहुंचाने के लिए लीजिंग को लागू किया जाना चाहिए। लीजिंग को लागू किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राज्यों के अनुकरण के लिए मॉडल एग्रीकल्चरल लीजिंग, मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट ब्रैकेट में 2015 दीजिएगा भी बनाया गया। पहला चेंज है, लीजिंग में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि भूस्वामी का भूस्वामित्व बना रहे। पहला चेंज, इससे न केवल छोटे खेतों को बड़े खेतों में अब देखिए, लीजिंग को अनुमति देने के लिए काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। काश्तकारी अधिनियम में एक है ना कि लंबे समय तक अगर रहेगा तो काश्तकार भूस्वामी बन जाएगा।
तो भूस्वामी लीज पर देगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लीजिंग को ये बढ़ाने के, लीजिंग की प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काश्तकारी अधिनियम में संशोधन। ठीक है, लेकिन लीजिंग से क्या होगा? छोटे भूखंड बड़े भूखंड में बदल सकते हैं। और क्या लिखे? बदला जा सकता है। बल्कि सरकार भी कृषि संबंधी कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकती है। ठीक है, अब बाढ़ में फसल बह गया तो देखा यह जाता है कि क्षतिपूर्ति भूस्वामी को मिलता है, जोतवाने वाले को। नुकसान किसको हुआ है? वास्तव में जोतने वाले को ना, उसको नहीं मिलता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? लीजिंग। हो जाए बात। तत्काल भूस्वामी जितने पीरियड के लिए उतने पीरियड के लिए उसको भूस्वामी तो मिल गया, अब सरकारी योजनाओं का लाभ उसी को मिलेगा। क्लियर है? यह क्या लिखे? सफलतापूर्वक लागू कर सकती है, लिख लिए। यह देखा गया है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ जैसे फसल बीमा, सूखा राहत, सूखा के समय जो राहत देती है सरकार, नकद अनुदान, डायरेक्ट जो अकाउंट में ट्रांसफर करती है, नकद अनुदान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नहीं समझे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसको जाता है? जो भूस्वामी होता है। खेत जोतने वाले को नहीं जाता है। लीज पर अगर खेत जोतने वाले को मिल गया, सरकार का कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी कि जो जोतने वाला है लीज पर लिया उसको मिलना चाहिए, उसके अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्या लिखे? आदि वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति के स्थान पर भूस्वामियों को मिल जाता है। ठीक है, और लीजिंग से किसानों को यह भी लाभ मिलेगा क्या कि जो छोटे छोटे किसान हैं तो वो बड़े किसान को अपनी जमीन सौंप करके दूसरा कार्य, दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। इधर से भी इनकम आएगा और जो व्यवसाय करेंगे उधर से भी इनकम आएगा। समझ आई बात? किसानों को यह फायदा मिलेगा। लीजिंग से सीमांत और लघु कृषक अपनी भूमि बड़े किसानों को देकर सीमांत और लघु कृषक अपनी भूमि बड़े किसानों को देकर किसानों को लीज पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं। लीज पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं।
तथा अन्य व्यवसायों से भी मुनाफा कमा सकते हैं, क्या लाभ अर्जित कर सकते हो। अन्य व्यवसायों से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब ये लीजिंग से ये खतरा ये है कि हो सकता है किसी किसान के पास बहुत जमीन आ जाए, छोटा छोटा सब दे दे, ये खतरा है। ठीक है, तो इसका सुझाव ये दिया गया कि जिस तरह सीलिंग में सीमा निर्धारित की जाती है तो लीजिंग की भी सीमा क्लियर है। चेंज लीजिंग के संदर्भ में एक है, इस बात को लेकर व्यक्त किया जाता है कि लीजिंग के संबंध में एक भय मतलब डर, इस बात को लेकर व्यक्त किया जाता है कि कृषि भूमि का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में कुछ ही लोगों के हाथों में हो सकता है। यद्यपि इस संदर्भ में हदबंदी की सीमा को, हदबंदी सीलिंग की सीमा को लीजिंग की सीमा बनाई जा सकती है। लीजिंग की सीमा बनाई जा सकती है। तो ये क्या था, भूमि का पुनर्संगठन में छोटे छोटे खेतों की समस्या पर बात की हम लोग। समस्या क्या है वो बात किए। औसत आकार छोटा तो है ही जोतों का और निरंतर छोटा होते जा रहा है। कारण है सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन, उपविभाजन और अपखंडन। और इस समस्या का समाधान है चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग। चकबंदी कंसोलिडेशन, सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग और लीजिंग। चकबंदी में स्वामित्व में बदलाव लाते हुए बड़े खेत में, सहकारी कृषि में स्वामित्व में बदलाव लाए बगैर छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदलना। लीजिंग में वो स्वामित्व तो बना रहता है लेकिन खेती करने के लिए किसी को सौंप दी जाती है। तो छोटे छोटे किसान बड़े किसान को सौंप कर ये इस प्रक्रिया का लाभ अर्जित कर सकते हैं। इससे किसान, सरकार को भी कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक काश्तकार तक पहुंचाने में लाभ मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद खेतों का पुनर्संगठन में अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण कैसे होगा। निर्धनों को भूमि, निर्धनों में भूमि का वितरण कैसे, हदबंदी से। कैसे, सीलिंग से। कैसे, सीलिंग से। तो इस पर बात करेंगे हम लोग। अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग। भूमि सुधार की परिभाषा क्या, शॉर्ट में बोलते जाइए। उत्पादकता प्लस सोशल जस्टिस, प्रोडक्टिविटी प्लस सोशल जस्टिस, उद्देश्य। परिभाषा भी वही हो गई। दो तरह के उपाय, संवैधानिक प्लस व्यावहारिक। संवैधानिक में हो गया, व्यावहारिक में अध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि का पुनर्संगठन, बिचौलियों का उन्मूलन पढ़ लिए। काश्तकारी सुधार में 3, लगान का नियमन, काश्तकारों को स्थायित्व देना, काश्तकारों को भूस्वामी मानना बनाना। भूमि का पुनर्संगठन के 2 पहलू, एक छोटे छोटे खेतों की समस्या, खंडित भूखंड को बड़ा भूखंड कैसे बनाया जाए ताकि उत्पादकता बढ़े। दूसरा, जो अतिरिक्त भूमि है, भूमिहीन है, अतिरिक्त भूमि का सरप्लस जो लैंड अगर है समाज में तो उसका वितरण भूमिहीनों के बीच।
ठीक है, कैसे? तो उसके लिए क्या किया जाएगा? हदबंदी। और छोटे खेतों की समस्या से निपटने के लिए अभी पढ़े ही, ये खाका बन गया ना, ये खाका हमेशा याद रखिएगा, ये इसी पर नहीं चल रहे हैं। अब किस पर चलेंगे हम लोग? यहां भूमि का वितरण। निर्धनों में या भूमिहीनों में भूमि का वितरण। निर्धनों में भूमि का वितरण, इसके लिए क्या करेंगे? हदबंदी। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हदबंदी में क्या किया जाता है? प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार भूधारण की अधिकतम सीमा का निर्धारण, और अधिकतम सीमा से अधिक जमीन किसी है तो उसे अतिरिक्त भूमि घोषित करना, और अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहित करना, और अधिग्रहित भूमि का वितरण। ठीक है, ये प्रक्रिया। तो खा पी का ये तब वितरण करेंगे। ठीक है, ओके, निकलो। साधारण समस्या नहीं है, इसलिए आज एक ही टॉपिक रखे, लैंड रिफॉर्म। ये पूरी तरह से यूपीएससी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं आज। 2 संडे से पूरी तरह यूपीएससी पूरी